हेलो क्लास। हम पढ़ रहे हैं MSN सेकंड की 8th यूनिट जिसका नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो हमने उसमें गोनोरिया देखा था कल। अब हम उसकी नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो देखते हैं जिसका नाम सिफेलिस है। तो सिफेलिस होता क्या है, स्टार्ट करते डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सिफिलिस यौन संक्रामक रोग है। यह ट्रिपोनेमा पैलिडम जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। मतलब ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है जिसका कॉज क्या होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया जो होता है ये उसके कारण कॉज होती है। इस रोग की शुरुआत म्यूकस मेम्ब्रेन में संक्रमण से होती है एवं नज़दीकी लसिका तंत्र एवं रक्त में भी फैल सकती है। मतलब इसमें कहाँ इन्फेक्शन होता है, ये जो सिफेलिस होता है पहले तो ये क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो किससे कॉज होती है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इसका एक कॉज है। मतलब ये क्या है, कौन से बैक्टीरिया के मतलब कौन से बैक्टीरिया से कॉज होती है, जो ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है वो बैक्टीरिया इस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। कहाँ पर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शन हो जाता है और जो भी हमारी लिम्फेटिक नोड्स रहता है और जो ब्लड होता है, मतलब हमारा जो ऑल टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम्स है उसमें स्प्रेड होके क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं। अब देखते हैं हम पैथोजन, ट्रांसमिशन एंड इंक्यूबेशन पीरियड। अब क्या है इसका, सिफिलिस रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम जीवाणु द्वारा होता है। आपको पता है जैसे कि बैक्टीरिया इसका एक कॉज है। इसका प्रसार मुख्यतः असुरक्षित यौन संबंधों से होता है, परंतु गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु में भी प्रसारित हो सकता है। मतलब क्या है कि ये जो सिफिलिस है इसका कॉज आपको पता है, ट्रिपोनेमा क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये कॉज होता है। और ये इसका जो रीज़न होता है ये क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप। परंतु क्या है, इसमें जो मदर है, मदर से बेबी को भी ये डिसीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब मदर के वूम में जब बेबी होता है फीटस में, तो क्या है, जो प्लेजेंटा में जब बेबी होता है तो एक प्लेजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू क्या होता है, माँ से बच्चे को ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, क्योंकि उसके थ्रू ही बच्चे को माँ से सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हम मदर को देते हैं वही बेबी तक पहुँचता है। तो ये इन्फेक्शन भी प्लाजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू मदर से बेबी में हो जाता है। इसका उद्भवन काल लगभग 3 सप्ताह का होता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 वीक है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर ये डिसीज़ कॉज होती है। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें प्राइमरी सिफिलिस होता है, इसमें कौन से सिम्टम्स आते हैं, देन हम सेकेंडरी देखेंगे। इस टाइप से 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो प्राइमरी सिफिलिस में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जननांग पर एक या एक से अधिक तरल पदार्थ भरे लीजन्स निकलते हैं। मतलब क्या है, जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर क्या होते हैं, लीजन्स हो जाते हैं। ठीक है, यह लीजन्स गुदा, उंगलियों, होठ एवं निप्पल्स पर भी देखते हैं। अब ये लीजन्स जो है यह हमें हैंड्स पर, लिप्स पर, निप्पल्स पर भी दिखाई देंगे। इन फ्लूइड फील्ड स्मॉल लीजन्स को कैंसर कहते हैं। अब ये जब लीजन्स हो जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, एक नाम देते हैं कैंसर, कैंकर्स कहते हैं। अब ये कैंकर्स कितने टाइम में ट्रीट हो जाते हैं, यह कैंकर्स 3 to 6 वीक में हट जाते हैं एवं उभरे हुए स्थानों के रूप में बदल जाते हैं। मतलब एक साइन बन जाता है इसका, और ये जो लीजन्स होते हैं ये पूरे क्लियर हो जाते हैं। कितने ड्यूरेशन में, 3 to 6 वीक में। कभी कभी रिलीजन लिम्फेडेनोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, बाई चांस कभी क्या होता है, अगर इसके ये रीजनल लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है। अब जो इसकी जो सेकेंडरी सिफिलिस है इसमें सिम्टम्स क्या देखेंगे, सेकेंडरी सिफिलिस लीजन्स बनते हैं, मतलब वही चीज़ है, इसमें भी लीजन्स दिखाई देंगे स्किन्स पर। इनसे पिंक या भूरे सफ़ेद लीजन्स का विकास होता है। मतलब अब इनका कलर बता रहे हैं कि कलर पिंक टाइप के हो सकते हैं लीजन्स, या फिर कुछ वाइट टाइप के, ब्राउन वाइट टाइप के लीजन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है इसका, पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगा
एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी। देन वीकनेस लगेगी पेशेंट को, और एलोपेसिया होगा मतलब पेशेंट के बाल भी झड़ने लगेंगे। देन थर्ड जो लेटेंट सिफेलिस है, इसके क्या सिम्टम्स है? इसमें प्रायः लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, कभी कभी सेकेंडरी सिफेलिस लीजन्स उत्पन्न होते हैं, मतलब कि ये क्या है, जल्दी से हमें इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे क्या है, क्या कहते हैं, ये जो कभी कभी सेकेंडरी सिफेलिस लीजन्स उत्पन्न होते हैं, मतलब इसमें भी लीजन्स दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। जो सिम्टम्स सेकेंडरी हमने सेकेंडरी सिफेलिस में पढ़े थे वही इसमें दिखाई देंगे। देन फोर्थ है दीर्घ सिफेलिस अवस्था, मतलब लेट सिफेलिस। क्या होगा इसमें, सिम्टम्स कौन से दिखाई देंगे? यह सिफेलिस की अंतिम अवस्था है, लास्ट स्टेज होती है ये सिफेलिस की, लेकिन इस अवस्था में यह संक्रमक नहीं होती है। इनमें से निम्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसमें सिम्टम्स कौन कौन से दिखाई देंगे लास्ट स्टेज में, हम देखते हैं। स्किन पर क्रोनिक सुपरफिशियल नोडुल्स या ग्रेनुलोमेटस लीजन्स उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब जो स्किन है उस पर क्या होगा, नोडुल्स बन जाएंगे, है ना, लीजन्स बन जाएंगे। स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, मतलब अब इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो क्या होगा, स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ जाता है। रक्तल्पता हो सकती है, मतलब एनीमिया कॉज हो सकता है। पेट में दर्द हो सकता है, एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा जिसको हम एपिगेस्ट्रिक पेन कहते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस क्या बनेगी, इतिव्रत लेना, मतलब हमें क्या करना है, अब पहले डाटा कलेक्शन करना है पेशेंट का, देन क्या करना है, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, देन क्या करना है, हमें डार्क फील्ड एग्जामिनेशन करना है, जो भी पार्ट है हमें उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। देन बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन करना है, जैसे कि CSF हो गया, ऑकुलर फ्लूइड वगैरह क्या करना है, हमें एग्जामिन करना है। देन CSF की जांच करनी है, और क्या करना है, एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे, अब ये डिसीज़ अगर कॉज हो रही है तो इसमें अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सिफेलिस में लेट फेज में निम्न जटिलताएं हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स और ऑर्गन्स, कार्डियोवास्कुलर सिफेलिस हो सकता है, मतलब अब ये इन्फेक्शन कहाँ जाएगा, पहले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स और ऑर्गन्स मतलब क्या है, सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे, इसमें बोन्स अफेक्टेड होगी, और क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिफेलिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। देन जो कॉम्प्लिकेशन है थर्ड, मेनिंजाइटिस, मतलब अब ब्रेन में भी इन्फेक्शन जा रहा है। फोर्थ है नर्वस सिस्टम डैमेज, अब जब इन्फेक्शन पूरे ब्रेन में हो जाएगा, नर्व्स में हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम पेशेंट का डैमेज हो जाएगा। देन लास्ट है इसका डेथ, अगर ये ट्रीटेबल नहीं हुआ तो क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देखते हैं रोकथाम, मतलब अब इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है इस डिसीज़ से बचने के लिए। तो सिफेलिस की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता लानी चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, सोसाइटी में क्या करना है, सोसाइटी को एजुकेट करना है। अब लोगों को सेक्स हेल्थ के प्रति जागरूक करना चाहिए। देन सिफिलिस के रोगियों का पता लगाकर इन्हें मुफ्त निरोध उपलब्ध कराने चाहिए। यदि रोगी स्त्रियां है, मतलब लेडीज़ है, तो इस रोग के उपचार से पहले गर्भधारण से बचने के लिए इनकरेज करना चाहिए कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं। सभी रोगियों का शीघ्रता से उपचार कराना चाहिए। इस दौरान उन्हें यौन संबंध बनाने से मना करना चाहिए, मतलब कि क्या करना है, अगर डिसीज़ कॉज हो गई है पेशेंट में तो क्या करना है, हमें उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब अस्पताल में बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। देन रोगियों के यौन संबंधियों की भी VDRL जांच करनी चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार उचित उपचार करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो उनके जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जो जिनसे उनके रिलेशनशिप है, उनका भी क्या करना है, हमें उनके भी टेस्ट करने हैं और क्या करना है, उनका भी ट्रीटमेंट करवाना है। देन सेकेंडरी सिफेलिस में स्किन लीजन्स को क्लीन एवं ड्राई रखना चाहिए, ठीक है। अब रोगियों को 3, 6, 12 एवं 24 माह तक
क्या करना है, पुनः VDRL जांच कराने के लिए इनकरेज करना है उनको। अब पेशेंट को कहना है कि आप 3 मंथ में, 6 मंथ में या 1 साल में आप क्या करो, फिर से टेस्ट कराओ और जांच करवाओ। सिफिलिस के मामलों को लोकल पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ अर्थात संबंधित जानकारी अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, अब जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी रिपोर्ट करना है। रोगी की HIV संक्रमण के लिए भी जांच करानी चाहिए। मतलब क्या करना है, हमें पेशेंट को टेस्ट करवाना है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव तो नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। सिफिलिस के उपचार के लिए निम्न एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ एंटीबायोटिक्स क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अर्ली सिफिलिस में मतलब अब अगर फर्स्ट स्टेज है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है डिसीज़ कॉज हुए, तो क्या करेंगे, हम उसे पेनिसिलिन देंगे। यह ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। पेनिसिलिन देंगे, देन बेंजाथाइन देंगे, IM इंजेक्शन दिए जाते हैं इसके। और 1 साल से अधिक पुराने सिफिलिस में पेनिसिलिन G एवं बेंजाथीन के IM इंजेक्शन कितने 3 वीक्स तक के देने हैं। देन लेडीज़ को क्या करना है, टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स प्रोवाइड करनी है। देन अब क्या है, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे कि अब नर्सिंग मैनेजमेंट हमें क्या करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर बनती है, मतलब पेशेंट को अगर फीवर है तो फीवर की नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी। तो इसके लिए नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशंस क्या होंगे, मतलब अब नर्स को क्या केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। रोगी को बॉडी टेम्परेचर चेक एवं नोट किया जाता है। मतलब उसका क्या करना है, हमें हार्डली बॉडी टेम्परेचर लेना है, उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। TPR चार्ट मेंटेन करना है। यदि हल्का फीवर मतलब कितना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टैपिड स्पंजिंग की जाती है। मतलब अगर फीवर उन्हें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें क्या करना है, उसे स्पंजिंग करनी है। ठंडे पानी की पट्टी जो है पेशेंट के सर पे रखनी है और उसे क्लीन करना है। यदि फीवर 101 फ़ारेनहाइट से अधिक है तो एंटीपायरेटिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब अगर अब 100 से ज़्यादा अगर फीवर आ रहा है पेशेंट को तो क्या करना है, हमें फीवर की मेडिकेशंस देनी है, जिसको एंटीपायरेटिक्स मेडिकेशंस कहते हैं। रोगी को सर्दी लगने पर अच्छी तरह रखना चाहिए एवं पंखा बंद कर देना चाहिए। अगर पेशेंट को फीवर है तो उसे अगर सिवरिंग होने लगी है तो हमें क्या करना है, फ़ैन को ऑफ करना है और उसे क्या करना है, ब्लैंकेट से कवर करना है। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। कार्डियक आउटपुट एवं टिश्यू परफ्यूजन कम होना। मतलब क्या है, अगर कार्डियक आउटपुट कम आ रहा है या फिर टिश्यू परफ्यूजन अगर कम है तो हमें क्या केयर करनी है। तो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशंस क्या करने हैं, हमें रोगी में कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए फुट एंड के तरफ से ऊंचा उठा देते हैं, इससे वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। हम कार्डियक आउटपुट की भी क्या क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब अब पेशेंट को अगर कार्डियक आउटपुट कम आ रहा है तो क्या करना है, हमें उसका जो बेड है, बेड को फुट के साइड से क्या करना है, एलिवेट कर देना है, फुट के साइड से उसको ऊंचा कर देना है। अब इससे क्या होगा, जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब सेकंड क्या करना है, हमें पेरिफेरल क्षेत्र या टखने मतलब एंकल्स या रेडियल पल्स की वॉल्यूम एवं रेट चेक करना है एवं नोट करना है। मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या है, पल्स हमें चेक करनी है पेशेंट की कि पल्स कितनी चल रही है। पेरिफेरल क्षेत्र मतलब हमारा जो 2 टाइप्स के पल्स होती है, जिसमें क्या होता है, एक एपिकल पल्स होती है और बाकी दूसरी पेरिफेरल पल्स होती है जो कि बॉडी के अदर साइड से ली जाती है, जैसे कि ब्रेकियल, रेडियल, एंकल। तो हमें क्या करना है, पेरिफेरल पल्स चेक करनी है, जो कि हम रेडियल से चेक कर सकते हैं, रेडियल साइड से, या फिर हम ब्रेकियल से कर सकते हैं, कैरोटिड से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पल्स चेक करना है, उसको नोट डाउन करना है। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने के लिए इनकरेज करना है। मतलब उसको एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या करना है, बोलना है कि आप सॉलिड लिक्विड आप लो। यदि आवश्यक हो तो IV फ्लूइड इन्फ्यूज़न किया जाता है। मतलब अगर नीड है इन्फ्यूजन की तो हमें क्या करना है, IV फ्लूइड्स पेशेंट को देना है। अब थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस अगर बनती है, रोगी को दौरे आना। मतलब अगर अब पेशेंट को इस डिसीज़ के कारण सीजर्स आ रहे हैं, मतलब सीजर्स मतलब
झटके आ रहे हैं तो हमें अब क्या इम्प्लीमेंटेशंस करने हैं। तो रोगी को दौरे आने के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग दी जानी चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना है, देख रेख करना है पेशेंट की। दौरे की संभावना होने पर कभी भी रोगी को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर हमें लगता है कि अब पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं तो हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो खुद को इंजर्ड भी कर सकता है। दौरे की संभावना होने पर रोगी को ज़्यादा घूमने फिरने के लिए मना करना है। अगर लगता है कि अब इसे सीजर्स आ सकते हैं तो हमें क्या करना है, उसको ज़्यादा घूमने के लिए मना करना है। आप बेड पर रेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो इधर उधर अगर घूमता है या वॉक करता है तो क्या होगा, उसे जैसे सीजर्स आएंगे तो उसे इंजरी हो सकती है, वो फॉल हो सकता है। ठीक है। रोगी को दौरे आने पर डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। अब नर्सेस को क्या करना है, अगर पेशेंट को सीजर्स आते हैं तो उन्हें डॉक्टर को, जो फिजिशियंस हैं, उनको इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली कि पेशेंट को सीजर आ रहे हैं। अब रोगी को आए दौरे के दौरान आवश्यक हो तो सक्शनिंग भी करनी चाहिए। अब अगर उसे सडनली सीजर्स अगर आते हैं, है ना, और सीजर्स में क्या होता है, अगर पेशेंट को सीजर्स आए और अगर उन्हें कहीं कफ अगर जो है उनके गले में अगर एक्यूमुलेट हो गया तो जिससे क्या होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे और वो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे सक्शनिंग भी करनी है। फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है त्वचा पर घाव होना। मतलब अगर स्किन्स में अगर कोई वुंड्स हो गए हैं, कुछ अल्सर्स हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, नर्सिस को फिर क्या केयर प्रोवाइड करनी है, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। रोगी की त्वचा पर घाव हो तो इसकी नियमित सफाई करनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, जो वुंड है उसको क्लीन करना है डेटॉल से या एंटीसेप्टिक। और क्या करना है, त्वचा को शुष्क रखा जाता है एवं गीलेपन से बचाया जाता है। मतलब हमें क्या करना है, उसको ड्राई रखना है, वुंड को ज़्यादा वेट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा ज़्यादा। यदि आवश्यक हो तो एंटीसेप्टिक पाउडर का छिड़काव भी किया जाता है। अगर नेसेसरी है तो हम एंटीसेप्टिक पाउडर जो है उस पर उसका छिड़काव कर सकते हैं। त्वचा पर इरिटेशन ना हो इसका ध्यान रखा जाता है, इसके लिए ढीले कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है। तो ये था आपका डिसीज़ जो थी, क्या है, एंटीसिफेलिस, जो कि आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डील करेंगे। सो थैंक यू क्लास।